नमस्कार बच्चों, द साइंस क्लब दोसा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, आज की इस क्लास में मैं यहाँ पर अपना केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ और हो सकता है थोड़ा आपको वीडियो में इधर उधर का व्यू थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। एक्चुअली ऑफलाइन सेंटर की क्लासेस है, वहीं से सीधा आपको लाइव रिकॉर्डिंग की जा रही है। तो आप लोगों के लिए जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, जिस व्यू से ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है बेटा, उसी व्यू से, उसी तरीके से, उसी मेहनत के साथ मैं आप लोगों को ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड कर पा रहा हूं। तो बेटा, साइंस क्लब दोसा आपको वही कंटेंट दे रहा है जो ऑफलाइन सेंटर्स में मिलता है। तो बेटा, इसीलिए आपको इस चैनल के साथ, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने की जरूरत है। जैसे ही आप कनेक्ट होंगे आपको कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज अपन एक अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बेटा, सबसे पहले तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूं बेटा, आज अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर अपना टॉपिक होगा, वहां से अपन इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखो अपना जो टॉपिक है बेटा वो क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर बेटा बेटा आपको पता है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल, वो पार्टिकल जिससे कि आप और मैं और दुनिया की हर चीज बनी हुई है बेटा, उसे ही हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। यस या नो? तो बेटा उसी एटम को लेकर के और कंपटीशन पर्पस से जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए अपन चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, तो अपने ऑफलाइन के बच्चे भी हमारे साथ है, तो चीजों को दोनों तरफ से कवर करते हुए आते हैं। तो बेटा सबसे पहले अपन समझेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बेटा सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, एटम दिखता कैसा है? ये बेसिक 9th 10th में पढ़ के आते हो कि एटम में बेटा सेंटर में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस, नाभिक होता है। ठीक है, और फिर उस नाभिक, उस न्यूक्लियर के सराउंडिंग में, आसपास में इस तरह के सर्कुलर पाथ यानी वृत्ताकार पथ होते हैं। यस या नो? बेटा ये जो वृत्ताकार पथ है, ये जो सर्कुलर पाथ है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट, या एनर्जी लेवल भी आप इसे कह सकते हो, या शेल भी आप इसे कह सकते हो। तो जनरली हम यहां पर इसे शेल के नाम से बोलते हैं। शेल यानी बेटा कोश कहते हैं हम इनको। क्या कहते हैं? कोश। यस या नो? और सेंटर में जो आपको दिख रहा है बेटा, उसे हम कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं बेटा? नाभिक। नाभिक को बेटा हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है बेटा, उसके पास मेनली दो पार्टिकल होते हैं। कितने टाइप्स के पार्टिकल होते हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट बेटा आपको पता है प्रोटॉन होता है, और सेकंड बेटा आपको पता है इसके पास न्यूट्रॉन होता है। यस या नो? तो बेटा न्यूक्लियस के पास 2 टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन हो गया और दूसरा बेटा क्या हो गया? न्यूट्रॉन। ये जस्ट बेसिक कंसेप्ट है जो हम 9th 10th में पढ़ लेते हैं और आपको पता होना भी चाहिए। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हमारा न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, तो उसके सराउंडिंग में ये जो एनर्जी लेवल है, कोश है, शेल है, इन शेल में बेटा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। बेटा इनमें कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि एटम होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंडिंग में शेल होते हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है बेटा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये तो हो गई एटम के बेसिक पॉइंट। एक्चुअली इन्हीं सब को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं और इन्हीं सब की एक एक पर्टिकुलर की एक एक कॉन्सेप्ट को हम डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी हमको पता कैसे चला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इस दुनिया में, हमको पता कैसे चला किसी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। फिर ये पढ़ेंगे कि ये कहां होते हैं, हमको ये कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन कहां है, प्रोटॉन कहां है।
फिर हम बेटा ये पढ़ेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन इधर रहता है, इस एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, यहां पर इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, और उनके बीच डिफरेंस कितना है। ये सब वन बाय वन अपन इस चैप्टर में देखेंगे। और पूरा चैप्टर बेटा कंपटीशन के हिसाब से, क्योंकि आपका जो पेपर है ऑब्जेक्टिव आएगा, तो कंटेंट आपको ऑब्जेक्टिव बेस पे ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो, सबसे पहले तो बेसिक बता दूं मैं आपको कि बेटा हमारे पास इरेजर, ठीक है, देखो हमारे पास बेटा यहां पर आपको पता है जो एटम होता है, एटम, ठीक है, तो एटम के कौन कौन से पार्ट हो गए, परमाणु के कौन कौन से पार्ट हो गए। सबसे पहला हमारे पास बेटा शेल, क्या हो गया, शेल, ठीक है। और उस शेल में कौन रहता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन, ओके। और एक चीज ध्यान रखना, ये बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक है, लेकिन अब जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। क्या कि बेटा ये जो शेल वाला पार्ट होता है, ये जो न्यूक्लियस के अलावा जो बाकी पार्ट बच गया बेटा, इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, वन सेकेंड, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है बेटा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। और अभी ये काम आएगा, रुक जाओ एक मिनट, अभी एक क्वेश्चन बताऊंगा, वहां सीधा सीधा बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है और वहां जाके बच्चे गलत करके आते हैं। तो वो गलती आप नहीं करोगे, क्योंकि आप मेरी क्लास ले रहे हो, साइंस क्लब दोसा पे क्लास ले रहे हो। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है कि हमारा न्यूक्लियस होता है बेटा, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में टू टाइप्स के पार्टिकल होते हैं, टू टाइप्स के क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अब ये जो टू टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं बेटा, ये एक तो होता है हमारे पास प्रोटॉन और दूसरा होता है हमारे पास न्यूट्रॉन। दूसरा क्या होता है बेटा, न्यूट्रॉन, ठीक है बेटा। तो दूसरा हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। और इस तरीके से बेटा दो पार्टिकल है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है, यानी न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम को लेकर के, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से। क्वेश्चन ये है कि एटम जो होता है, एटम में कितने पार्ट होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, एटम में कितने पार्ट होते हैं। तो एटम इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्लस, न्यूक्लियस के अलावा क्या होते हैं, शेल, इलेक्ट्रॉन, और उसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या कहते हैं बेटा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या बन के आ गया, एक फॉर्मूला कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि एक हमारे पास क्या आ गया, एक क्वेश्चन सीधा सीधा यहां से कवर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये आप याद रखें। और इसी को बताने के लिए मैंने पीछे आप लोगों को ये पूरी चीजें बताई है जो कि बेसिक होती है और हमको इनके बारे में ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। तो बेटा एक चीज और कहूंगा, अगर आप अपनी लाइफ में पढ़ना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, तो अपनी पढ़ाई से, अपने गोल से प्यार कीजिए बेटा। क्यों? क्योंकि एक ही ऐसी चीज है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, कभी आपको अपने रास्ते में पीछे छोड़कर नहीं जाएगी, और वो है बेटा आपका गोल, आपका लक्ष्य और आपकी पढ़ाई। वो हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी। लेकिन अगर आपने कहीं और अपने प्यार को, अपने मोहब्बत को करने की कोशिश की, तो बेटा वो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ाएगी। प्यार बेटा दर्द देता है, बस प्यार आपको दर्द देगा। लेकिन आपने अपनी पढ़ाई से प्यार किया है, आपने अपने लक्ष्य से प्यार किया है, आपने अपने गोल से प्यार किया है, बेटा वो दर्द नहीं, आपको सुकून देगा। तो हमेशा जीवन में इंसान को सुकून की जरूरत होती है, दर्द की नहीं, क्योंकि जिंदा है तो दर्द तो वैसे भी होना है, ठीक है। तो दर्द नहीं चाहिए हमको, सुकून चाहिए, और सुकून बेटा आपको पढ़ाई देगी, ठीक है बेटा। चलिए
अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा नेक्स्ट क्या आएगा? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई कैसे? तो नेक्स्ट टॉपिक डालो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? कौन था इसके पीछे महानुभाव? क्या काम हुआ? तो आपने एक व्यक्ति का नाम जरूर सुना होगा, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। कैसे की? इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब का यूज किया था। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है अभी देखिए, मैं बताता हूं। इस तरीके से बेटा एक ट्यूब होती है, ठीक है, और ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है। बेटा ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ठीक है, और उस ट्यूब में बेटा यहां पर एक वैक्यूम पंप लगा होता है। उस ट्यूब में बेटा क्या लगा होता है? वैक्यूम पंप। उस ट्यूब में यहां पर लगा होता है वैक्यूम पंप। इस तरीके से वैक्यूम पंप लगा होता है जो इस ट्यूब के अंदर क्या क्रिएट करता रहता है? वैक्यूम, यानी सारे पार्टिकल्स को बाहर निकाल लेता है। और हमने इस ट्यूब के अंदर केवल और केवल हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। कौन सी गैस डाली हुई है? हाइड्रोजन गैस। यानी इसमें जितने भी एटम पार्टिकल्स होंगे वो H2 के होंगे, बाकी अदर पार्टिकल्स इसके अंदर नहीं होंगे। ठीक है बेटा, इसमें हमने एक एनोड और एक कैथोड कनेक्ट किया हुआ होता है इस तरीके से दोनों एंड पर। ठीक है, तो एनोड और कैथोड को बेटा हम कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से। किससे कनेक्ट कर देते हैं बेटा? एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जरा देखो, तो हमने यहां पर एनोड और कैथोड को बेटा बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इस तरीके से हमने ये पूरा एक सर्किट या परिपथ बना दिया। पूरा सर्किट या क्या बना दिया बेटा? परिपथ बना दिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक एक पॉइंट डिटेल में धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, यहां पर माइनस चार्ज होगा और यहां पर प्लस चार्ज होगा। तो प्लस चार्ज से ये वाला इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, तो इस वाले इलेक्ट्रोड को बेटा हम कहेंगे, क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। क्या कहेंगे? एनोड। ठीक है, तो बेटा ये वाला इलेक्ट्रोड एनोड हो गया और दूसरा वाला इलेक्ट्रोड माइनस चार्ज से कनेक्टेड है, तो बेटा उसको हम क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे। क्या कहेंगे? कैथोड। तो बेटा इसको हम कहेंगे कैथोड। ठीक है, इस तरीके से एनोड और कैथोड दो हमारे पास इलेक्ट्रोड आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये जो बैटरी है बेटा, इस बैटरी में हमने हाई वोल्टेज रखा है। क्या रखा है? हाई वोल्टेज। ठीक है बेटा, हाई वोल्टेज कितना हाई है? तो 10,000 वोल्ट। 10,000 वोल्ट का यहां पर वोल्टेज हमने रखा है, जिसको आप बेटा 10 किलोवाट भी कह सकते हो। 10 किलो वोल्ट भी कह सकते हो। ठीक है, 10 किलो वोल्ट का वोल्टेज यहां पे जनरेट किया गया है। क्यों किया गया है उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट। ठीक है, अब जैसे इसमें करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होते ही बेटा यहां पर जो आपको H2 गैस दिख रही है उसके साथ कुछ होता है। अब H2 गैस के साथ क्या होता है अभी बताता हूं क्या होता है। देखो, एक काम करो, यहां देखो, तो बेटा H2 गैस इसमें भरी हुई है। H2 गैस को मिलेगी बेटा यहां पर एनर्जी। क्या मिलेगी? एनर्जी। और जैसे ही एनर्जी मिलती है तो ये H2 का H बॉन्ड H ये ब्रेक हो जाएगा, और बेटा जैसे ही ये ब्रेक होगा उसके बाद ये H एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये H एटम एनर्जी अचीव करके, प्राप्त करके, एक्सेप्ट करके बेटा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और ये H प्लस बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। तो बेटा ये जो रिएक्शन यहां मैंने लिखी है ये इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर होती है। अब डिस्चार्ज ट्यूब में आपको पता है ये वाला हमारे पास क्या है? ये वाला हमारे पास प्लस है और ये वाला हमारे पास क्या है? माइनस है। ठीक है,
अब डिस्चार्ज ट्यूब में क्या हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब में बेटा इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, हुए या नहीं, इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस चार्ज, हाँ या ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, ओके कोई दिक्कत नहीं है। और H प्लस अलग हो गए, हुए या नहीं, बिल्कुल हुए सर, H प्लस अलग हो गए, H प्लस अलग हो गए। तो बेटा क्या समझ आया आपको, आपको ये समझ आया कि एनर्जी जैसे ही मिली H H बॉन्ड टूट गया, फिर H में से इलेक्ट्रॉन निकल के अलग हो गया, तो H प्लस और इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहां जाना पसंद करेंगे, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये एनोड पे चले जाए जिस पे पहले से प्लस चार्ज है, या फिर ये कैथोड पे चले जाए जहां पहले से माइनस चार्ज है। तो बेटा प्लस प्लस सेम टाइप्स ऑफ चार्ज हमेशा एक दूसरे पे रिपल्शन लगाते हैं, यानी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भेजते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, जबकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अलग अलग प्रकार के चार्ज, अलग अलग प्रकृति के चार्ज एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। इसका मतलब बेटा ये H प्लस इस तरफ मूव करेगा, कहां जाएगा, इस हमारे कैथोड की तरफ जाएगा, समझ आ गया क्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन बेटा एनोड की तरफ जाएगा, यस या नो, ठीक है। अब समझना मेरी बात, अब यहां जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज इधर गया और नेगेटिवली चार्ज उधर गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनना, ये जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज H प्लस है, ये कहां से कहां जा रहा है देखा जाए तो इस साइड क्या है, एनोड, और एनोड से कहां जा रहा है बेटा, कैथोड। इस साइड था कौन, एनोड, और एनोड से किधर जा रहा है बेटा, कैथोड की तरफ जा रहा है। इसीलिए बेटा ये जो रे के रूप में जाएगा, एक रे के रूप में ये निकलेगा यहां से, और वो जो रे बनेगी बेटा, उस रे को बेटा हम यहां कहेंगे एनोड रे। क्या कहेंगे बेटा, एनोड रे, एनोड रे, एनोड रे। और बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन इधर एनोड की तरफ जा रहे हैं, ये किधर से आ रहे हैं देखा जाए तो किस साइड से आ रहे हैं, कैथोड की साइड से आ रहे हैं। तो कैथोड की साइड से आने वाले पार्टिकल जिस रे के फॉर्म में आएंगे उसको कहेंगे कैथोड रे। क्या कहेंगे, कैथोड रे, ठीक है, कैथोड रे। तो इस तरीके से कैथोड रे जाती है इस साइड, एनोड रे जाती है उस साइड, और इस तरीके से हमें पता चलता है कि किसी एटम में और पार्टिकल में क्या होता है बेटा, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन, ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। तो वहां से हमको पता चला कि जो हमारा प्रोटॉन है, जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो एनोड रे के रूप में किसके पास जा रही है बेटा, कैथोड के पास, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड रे के फॉर्म में किसके पास जा रही है, एनोड के पास, ठीक है बेटा। इस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब की वजह से हमको यह पता चला कि एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। और बेटा ये हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इस डिस्चार्ज ट्यूब का, क्योंकि इसमें मैंने जो एग्जाम में पूछ सकता है हर वो चीज मैंने इसमें करवा दी है। अगर क्वेश्चन यहां से आता है तो इससे बाहर कुछ पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि जो है वो सारा मैंने करवा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास, अब सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से। उसके बाद हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बीच में कुछ डिफरेंस और कुछ सिमिलरिटीज पढ़ेंगे, जो कि जितनी मैं करवा दूंगा वो पूरा है, मतलब कंप्लीट है। उसके अलावा कुछ पूछेगा ही नहीं, क्योंकि जितना पढ़ाया जाता है, जितना बुक्स में एनसीईआरटी में है या एनसीईआरटी के अलावा फाउंडेशन में जितना होता है, वो सारा ही आपको मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। अब सुनो, देखो थोड़ा सा क्या है, स्पीड ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो ऐसा ना लगे आप लोगों को कि यार सर पढ़ाए जा रहे हैं, अनलिमिटेड तरीके से चल रहा है सिस्टम, ठीक है। बीच बीच में अपन कुछ शायरियां भी सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है शायरी नहीं करेंगे, अपन करेंगे बेटा, ठीक है। अब पढ़ाने का मजा भी आना चाहिए, शायरी भी होनी चाहिए, ठीक है। असली मजा देखो, एक तो होता है खेलते हैं, जब अपन खेलते हैं तो अपने को मजा आता है। मजा क्यों आता है, क्योंकि वहां पे बेटा एक रस मिल रहा होता है, हमको एक मजा आ रहा होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है उस चीज में,
ठीक है। लेकिन जब अपन पढ़ते हैं तो हमारा इंटरेस्ट उस चीज को लेकर नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाई से तो बच्चों को वैसे ही समस्या है, मजा नहीं आता ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो मजा जनरेट किया जाएगा जब पढ़ाया जा रहा है, बीच बीच में शायरियां चल रही है, कुछ मोटिवेशन मिल रहा है आपको, तो पढ़ने का वैसे ही मजा आएगा बेटा, ठीक है। आओ अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में की जाती है? डिस्चार्ज ट्यूब में की जाती है, ठीक है, ओके बेटा। इसी तरीके से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कहां की जाएगी बेटा? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन डिस्चार्ज ट्यूब में की जाएगी, डिस्चार्ज ट्यूब में की जाएगी, यस या नो? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के टाइम पे जो हाई वोल्टेज है वो रहता है, बिल्कुल रहता है। और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के टाइम पर भी बेटा हाई वोल्टेज रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा, हाई वोल्टेज रहेगा, ठीक है। अब ये हाई वोल्टेज कितना होता है? तो हाई वोल्टेज होता है बेटा 10 किलो वोल्ट, या फिर आप लिख सकते हो 10,000 या 10,000 वोल्ट, यस या नो? ठीक है। यहां पे भी आप लिख सकते हो बेटा 10 किलो वोल्ट, या फिर आप लिख सकते हो बेटा वॉट नहीं, सॉरी वोल्ट होता है, वॉट तो अपने पावर शक्ति का यूनिट हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद 10,000 वोल्ट, ठीक है। इतने वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया जाता है, यानी विभवांतर जनरेट किया जाता है बैटरी के थ्रू। उसके बाद रीजन क्या है भाई? क्या रीजन है 10,000 वोल्ट ही देना पड़ा? मैंने पहले भी कहा था रीजन मैं बताऊंगा आपको, आगे बताऊंगा। तो बेटा रीजन जरा समझना, रीजन क्या है यहां पर? तो देखो बेटा एक्चुअली क्या होता है कि डिस्चार्ज ट्यूब में गैस होती है, डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होती है बेटा? गैस होती है, ठीक है। और हमने कौन सी गैस भरी है डिस्चार्ज ट्यूब में? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। और मुझे अगर इस हाइड्रोजन गैस का आयोनाइजेशन करना है, क्या करना है? आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन करना है। और आयोनाइजेशन करने के लिए मुझे इतना वोल्टेज जनरेट करना पड़ेगा। आयोनाइजेशन का मतलब होता है बेटा कि मुझे यहां पर क्या करना होगा? आयोनाइजेशन का मतलब होता है बेटा कि मुझे यहां पर H2 को तोड़ना होगा, जो H बॉन्ड है बेटा वो तोड़ना होगा। और उसके बाद उस H में से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर H प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन अलग करना होगा। तो ये आयोनाइजेशन करने के लिए मुझे इसमें 10,000 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट करना पड़ा, ठीक है बेटा। वो रीजन सेम यहां रहेगा कि वही हम यहां पे आयोनाइजेशन करना चाहते थे, आयोनाइजेशन ऑफ गैस कैन ऑक्योर, यानी मुझे आयोनाइजेशन करना था गैस का, मतलब H2 को मुझे तोड़ना था, H एंड इस बॉन्ड को तोड़ना था, और H में से मुझे बेटा क्या निकालना था? इलेक्ट्रॉन H प्लस एंड इलेक्ट्रॉन अलग करना था। ये मेरा मेन गोल था, ओके। उसके बाद ये जो पार्टिकल्स है प्लस एंड माइनस, ये अनस्टेबल और फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? अनस्टेबल एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। अनस्टेबल एंड अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स, अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट कुछ मैंने अभी तो और है, मतलब इतने ही नहीं है, अभी और बताऊंगा। इसको कंटिन्यू आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी अपन और देखेंगे इसके बारे में, जरा आओ आगे। नेक्स्ट, उसके बाद आता है कि यहां पर फोटोग्राफिक प्लेट लगी होती है, तो जो इफेक्ट देखा जाता है कि हाँ भाई प्लस या माइनस कहां जा रहे हैं, और वो इफेक्ट बेटा हम कहां देखते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट पर देखते हैं, ठीक है, इफेक्ट।
तो बेटा अगर आपको यहां लिखना हो 4th नंबर का पॉइंट तो क्या लिखोगे, इफेक्ट देखना है। अगर इफेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में, तो क्या लिखोगे, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक ऑफ। तो बेटा कोल्स कोई दिक्कत नहीं, फोटोग्राफिक प्लेट। तो बेटा बीच बीच में कॉल्स भी आ जाती है, कोई नहीं, अटेंड करेंगे बाद में, सिस्टर का ही कॉल आ रहा है, बाद में अटेंड करेंगे, ओके। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है कि ये जो हमारी रेज है, कैथोड रेज, एनोड रेज, ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगी। तो स्ट्रेट लाइन कौन ट्रेवल करेगी, कैथोड रे स्ट्रेट लाइन कौन ट्रेवल करेगी बेटा, कैथोड रे। और कौन ट्रेवल करेगी, एनोड रे। कैथोड रेज एंड एनोड रेज कौन से किस तरीके से ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, ठीक है। अब कैथोड रेज क्या होती है, मैंने अभी जस्ट बताया। कैथोड रेज जो कैथोड से कहां जा रही है, एनोड पे, और कैथोड से एनोड पे कौन जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। कौन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एनोड रेज क्या होती है, जो एनोड से कहां जा रही है, कैथोड पे। और एनोड से कैथोड पे कौन जाता है बेटा, एनोड से कैथोड पे जाता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल H+। कौन जाएगा बेटा, H+। समझ आ गया क्या। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगी, जो रेज होगी कैथोड रेज, एनोड रेज। और कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स हो गए, एनोड रेज H+ हो गए, और ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा इस चीज को, कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। इसी तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन आपसे पूछ सकता है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो बेटा मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। उसके बाद बेटा आता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके रेस्पेक्ट में, ध्यान रखना, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में यहां पे एक नई चीज आपके सामने आ जाने वाली है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। विथ या रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बेटा इलेक्ट्रॉन का मास होगा 1/1837। 1/1837 ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में मास होता है। ये आपको याद रखना है, आगे बार बार काम आएगा, चैप्टर में भी काम आएगा, चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काम आएगा, और सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 1/1837 होता है। किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 6 नंबर का पॉइंट यहां पे देख लो। तो बेटा मास ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, मास ऑफ प्रोटॉन। तो बेटा मास ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ध्यान रखना ऑलमोस्ट 1 होता है, जो कि इक्वल होता है किसके, मास ऑफ हाइड्रोजन के। किसके इक्वल होता है बेटा, मास ऑफ हाइड्रोजन के। मास ऑफ हाइड्रोजन के ऑलमोस्ट इक्वल होता है और 1 होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है E/m रेशियो। तो बेटा E/m रेशियो क्या होता है, अभी इसको थोड़ा अलग से नई स्लाइड पे पढ़ेंगे अपन। उससे पहले ये दोनों स्लाइड एक बार अच्छे से देख लो, जिसमें पहले मैंने बताया कि डिस्चार्ज ट्यूब में आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हाई वोल्टेज 10 किलो वोल्ट रहेगा, 10,000 वोल्ट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमको गैस का क्या करना है, आयोनाइजेशन,
ठीक है। उसके बाद H प्लस और इलेक्ट्रॉन हमको अलग करने हैं जिससे कि कैथोड और एनोड रेज बन सके, ठीक है। उसके बाद ये अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट आता है कि फोटोग्राफिक प्लेट पर इफेक्ट कौन सा होगा, फोटोग्राफिक प्लेट पर इफेक्ट देखे जाएगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये जो रेज बनेगी स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करके जाएगी, दो रे होगी, कैथोड रे एनोड रे, दोनों में सेम रहेगा ये कंटेंट, ठीक है। कैथोड रे इलेक्ट्रॉन की बनती है, एनोड रे हाइड्रोजन पार्टिकल के थ्रू बनती है, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होगा और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 1/1837 होता है और मास ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 1 होता है, यानी हाइड्रोजन के मास के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ये तो हो गई बात। अब यहां से एक नई चीज मेरे दिमाग में अभी जस्ट आ रही है, सोच रहा हूं कि मैं तुम्हें बता ही दूं। देखो एक क्वेश्चन आता है कि कैथोड रेस और एनोड रेस किस नेचर की होती है, रे क्या होती है, लाइट का ही तो एक फॉर्म है रे, तो बेटा ये किस नेचर की होगी, ये पार्टिकल नेचर की होगी, वेव नेचर की होगी। तो मेरी बात सुनना, ये रेस है क्या, ये रेस है क्या, ये रेस पार्टिकल से ही तो बन के मिलके बनी है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल ही तो है, बहुत सारे पार्टिकल का एक ग्रुप ही तो है ये। जैसे अपने पास कैथोड रे तो इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के ग्रुप है, या फिर जो एनोड रेज है वो बहुत सारे H प्लस पार्टिकल के ग्रुप है। इसीलिए बेटा ये दोनों रेस किस नेचर की होती है, ये ध्यान रखना, ये दोनों रेस पार्टिकल नेचर की होती है, पार्टिकल नेचर की होती है। तो बेटा ये दोनों रेज ही पार्टिकल नेचर की होगी, ये वाला पॉइंट भी आपको यहां ध्यान रखना है, अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया। अब अपन पढ़ेंगे E/m रेशियो। तो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक डालो, E/m रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक आएगा E/m रेशियो, E/m रेशियो of electron and proton, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का E/m रेशियो। देखो E/m रेशियो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है जरा समझते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में E/m का मतलब क्या है, पहले ये देखो बेटा, E का मतलब होता है चार्ज, E का मतलब यहां है चार्ज, और चार्ज के बाद m का मतलब होता है बेटा यहां पे मास, क्या होता है, मास। तो बेटा आपको कुछ याद है, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है E/m रेशियो का मतलब होता है चार्ज अपॉन मास का रेशियो, चार्ज अपॉन मास का रेशियो, यानी आपको चार्ज अपॉन मास का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। अब ये चार्ज अपॉन मास का रेशियो मैं निकालूंगा इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज अपॉन मास का रेशियो देखें, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और कूलम, ठीक है। उसके बाद मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है। तो बेटा क्या समझ आया कि ये E/m रेशियो का हमारे पास रेशियो आ चुका है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी इसको हम प्रोटॉन के लिए भी लिख सकते हैं। तो फॉर प्रोटॉन P प्लस। अब देखो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस में होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होगा, ठीक है। और मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 होगा, ठीक है। लेकिन बेटा ये डिटेल्ड हो गया, यानी ये डिटेल में आया, ठीक है। लेकिन हमको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना डिटेल नहीं कर सकते वहां पे अभी तो आपको केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का निकालने कह रहे हैं, लेकिन आगे आपको इस प्रोटॉन के बेस पे आपको निकालना होगा E/m रेशियो हाइड्रोजन H प्लस के लिए, लिथियम प्लस के लिए, लिथियम प्लस 2 के लिए, बेरिलियम प्लस 2 के लिए, बेरिलियम प्लस 3 के लिए। तो वहां पे जाके आप E/m रेशियो निकालोगे, फंसोगे। हीलियम प्लस के लिए निकालना पड़ेगा, तो वहां फंसोगे। इतना डिटेल करने लग गए तो होने से रहा। तो शॉर्ट में कैसे करते हैं, शॉर्ट में पता है मैंने आपको m बताया था अभी जस्ट पीछे वाली स्लाइड में, शॉर्ट में मैंने कहा था कि ये m काम आएगा। ये जो मास है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हम इसका यूज करेंगे,
रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में मास का यूज करेंगे। ध्यान रखना, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हम किसका यूज करेंगे? मास का। तो मास की जगह तो हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में मास लिख देंगे, ठीक है। सर चार्ज का क्या करेंगे? बेटा सिंपल है, चार्ज हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में या फिर बेसिक विथ रेस्पेक्ट, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चार्ज किस में होगा? +1 या +-1, +1 या -1। हम चार्ज लेंगे तो +1 या -1 लेंगे, ना कि हम 1.67 इंटू 10 की पावर -19 लेंगे। तो अगर इजीली बेसिकली सॉल्व करना है तो हम +1 -1 लेंगे और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में मास लेंगे और फटाक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा भी, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट देख लो एक बार अच्छे से। एक बार देखना जरा कि अब इसको देखकर हमको पता नहीं चल रहा कि E/M रेशियो किसका ज्यादा है। अगर आप इसको देखोगे तो आप इजीली, जब तक इसको सॉल्व नहीं कर लेते तब तक आप इजीली नहीं बता सकते हो परफेक्टली कि किसका E/M रेशियो ज्यादा है। अगर हमें फटाफट मिनटों में सेकंडों में सॉल्व करना है, देखते ही सॉल्व करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमको केवल आंसर निकालना होता है बस। तो हमारा मेन गोल आंसर निकालना है, कैसे भी निकालो। तो बेटा अब आप रेस्पेक्ट लोगे तो सबसे पहले 4 इलेक्ट्रॉन के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए E/M रेशियो, तो बेटा E यानी चार्ज कितना लेंगे? -1, तो 1 ही ले लेते हैं, ठीक है, ओके। और मास याद करो, आपको कुछ याद आ रहा हो, अभी जस्ट बताए 1/1837, तो ये हम मास रख देंगे, मास 1/1837। और ये अपोन का भी अपोन में है तो ये कहा जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो E/M रेशियो इलेक्ट्रॉन का कितना आया? 1837, ठीक है। उसके बाद 4 प्रोटॉन के लिए बात करेंगे, 4 प्रोटॉन P+। तो बेटा प्रोटॉन के लिए E/M रेशियो, तो चार्ज कितना प्रोटॉन पे? 1 होगा, ठीक है। प्रोटॉन पे चार्ज कितना बेटा? 1 होगा, ओके। और अब प्रोटॉन पे आपको बताना है प्रोटॉन का मास कितना, किसके रेस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। पीछे बताया मैंने, प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कितना होता है? ऑलमोस्ट हाइड्रोजन के मास के इक्वल, यानी 1 होगा। कितना होगा? 1। तो 1/1 हो जाएगा, और 1/1 कितना होता है बेटा? 1। यानी हमारे पास प्रोटॉन का E/M रेशियो 1 आया और इलेक्ट्रॉन का 1837 आया। इसका मतलब यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन का E/M रेशियो हमेशा ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू E/M रेशियो किसके? प्रोटॉन के। प्रोटॉन की E/M रेशियो से बहुत क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। तो इसको बेटा एक बार आप अच्छे से उतार लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस तरीके से मैंने आज आप लोगों को कुछ 7 स्लाइड मैंने बताई, कुछ बेसिक कंसेप्ट अभी तो बेसिक ही चल रहा है, एडवांस पे तो अभी मैं आया ही नहीं, ठीक है। और बेसिक में भी मैंने इतने क्वेश्चन कवर करा दिए बेटा, अगर आप देखोगे तो यहां से सारे क्वेश्चन के ही पॉइंट है, ठीक है। अभी ये वाला कंसेप्ट आगे काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये तो कुछ भी नहीं है, इसके थ्रू अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे अभी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये सीधे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, ये सीधे ऑब्जेक्टिव के बेस पे पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। और ये देखोगे डिस्चार्ज ट्यूब से क्वेश्चन आ जाएगा। तो उसके बाद ये एक फॉर्मूला या एक कंसेप्ट बताया मैंने, और इस कंसेप्ट को बताने के लिए बेसिक मैंने बताया। तो इस तरीके से बेटा मैंने कुछ चीजें आज के लेक्चर में बताई, इसका नोट्स बनाओ, पढ़ो, ठीक है। और एक चीज वापस मैं कहूंगा कि आपको अगर इसका PPT चाहिए या फिर PDF चाहिए, मेरे नोट्स चाहिए, तो ऐप में जाओ, ऐप में आपको कंप्लीट बैच के अंदर फ्री बैच के नाम से आपको मिल जाएगा, वहां पे नोट्स मिलेंगे, लेकिन ऐप में मिलेंगे। और उस नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ऐप पे चल जाओ, या ऐप आप सीधा सर्च भी कर सकते हो प्ले स्टोर पे, साइंस क्लब दोसा के नाम से आपका ऐप मिलेगा, वहां पे आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और इस लेक्चर को लेने के बाद रिवाइज करना है और अपना फोकस किस पे रखना है, अपना प्यार किससे करना है बेटा? अपनी पढ़ाई से करना है, ठीक है बेटा। आज के लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।